नमस्कार। जागृति टीवी के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भारत और हिंदू समाज का अर्थ है एक ऐसी उच्च संस्कृति और परंपराओं का केंद्र जो विश्व के समस्त जीव जंतुओं के कल्याण को ध्यान में रखकर जीवन जीती है। विशेष रूप से वनों और पहाड़ों में रहने वाले हमारा जनजातीय यानी गिरिजन समाज प्रकृति संरक्षण और सर्वोच्च मानवीय मूल्यों का पर्याय है। लेकिन आज इन वनवासियों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें हिंदू समाज से अलग करने के लिए अन्य धर्मों के लोग धर्मांतरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से कई साजिशें रच रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में वनवासी कल्याण आश्रम उस जनजातीय समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और उनके धर्म, संस्कृति एवं परंपराओं के रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारत संगठन कार्यदर्शी श्री अतुल जोग जी उपस्थित है। उनके माध्यम से हम वनवासी कल्याण आश्रम की यात्रा और भविष्य की कार्य योजना के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार अतुल जोगी जी, जागृति के दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि हिंदू समाज को खंडित करने के लिए कई षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उनमें से मुख्य है वनवासियों को हिंदू समाज से दूर करना। इस विषय में गहराई से जाने से पहले हम यह जानना चाहते हैं कि वनवासियों के प्रति कल्याण आश्रम का दृष्टिकोण और नीति क्या है। भारत की अलग अलग विशेषताएं हैं जी, यूनिकनेस है। उसमें एक भारत की विशेषता ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनजाति जनसंख्या वाला देश है। 2011 के सेंसस में भारत में जब हुआ था तब 11 करोड़ 48 lakhs यानी 9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन भारत। दुनिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन कोई भी देश में जनजाति समाज का नहीं है। जिसको वनवासी कहते हैं, गिरिजन कहते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में जनजाति शब्द कहा है। हाँ जी। तो उनकी संख्या लगभग 13 करोड़ के आसपास होगी, ऐसा अंदाज है हमारा। और लगभग 700 प्रकार की जातियां, जनजातियां हमारे भारत में रहती है। भारत में केवल 3 राज्य ऐसे हैं कि यहाँ जनजाति लोग नहीं रहते हैं। वह है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। इन 3 राष्ट्रों में जनजाति नहीं है। बाकी सभी राज्यों में, देश में सभी जगह छोटे बड़े प्रमाण में ट्राइबल पॉपुलेशन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जनजाति समाज ये वनों में रहने वाला है। ये जो तीनों राज्य है, वनवासी क्षेत्र है ही नहीं ज्यादा कुछ, इस कारण भी हो सकता है। और ये अलग अलग जनजाति समाज है, उनकी अपनी अपनी भाषा, परंपरा, रीति रिवाज, उत्सव ऐसा अलग अलग है। तो उसकी विशेषता भी है और कुछ सिमिलरिटीज भी है। हाँ जी। तो इस कारण कल्याण आश्रम जो वनवासी की तरफ देखता है, तो कल्याण आश्रम का जो काम है हमारी दृष्टि से सभी जनजातियां समान महत्व की है। भारत में जैसे आप देखेंगे भील है, गोंड है, संथाल है, उरांव है, मुंडा है, बोडो है, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली ट्राइब्स है, जनजातियां हैं। जी, जी। लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी है, आप अंडमान में जाएंगे तो शायद ग्रेटर अंडमानी ट्राइब है, उसकी 100 भी पॉपुलेशन उनका नहीं है, 100 भी पॉपुलेशन नहीं उसका। ओंगीज होंगे तो 140 पॉपुलेशन उनकी होगी। ऐसे छोटे कम्युनिटीज भी है, लेकिन हर कम्युनिटी को बचना आवश्यक है भारत के लिए। इसलिए कल्याण आश्रम की दृष्टि से हमारा अप्रोच ये है कि इस भारत की सभी जनजातियां हमारी है, अपनी भारत के लोगों की है। उनकी चिंता करने की आवश्यकता है और उनका विकास एक साथ होना चाहिए। ये हमारा एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच ये है कि आज और ये जनजाति समाज जो रहता है भारत में, लगभग 30% जो जमीन है, लैंड है, वो फॉरेस्ट लैंड है या वनवासी क्षेत्र है। तो 30% लैंड पर 9% पॉपुलेशन रहता है। ओके। लेकिन आज यदि हम
शहर में रहने वाले लोग हैं उनको पूछेंगे कि आप वनवासी को या जनजातीय लोगों को या ट्राइबल को के बारे में क्या जानते हैं, तो वो यही बोलेगा दे आर एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो सभी निगेटिव एडजेक्टिव वाले ही उनके साथ चीजें जुड़ते हैं। इसका हमको लगता है कि वो पिछड़ा हुआ है, गरीब है, बेचारा है। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण ये भारत में सब जगह दिखने को मिलता है, क्योंकि हम कभी गांव में गए ही नहीं, वनवासी आदमी को कभी मिले ही नहीं। इस कारण ऐसे काफी लोगों को लगता है। लेकिन कल्याण आश्रम के हमारे कार्यकर्ताओं ने पिछले 70-75 साल में जो काम किया, तो हमको ध्यान में आया कि भले वो भौतिक चीजों में पीछे हो सकता है, शायद उसके पास एडवांस गाड़ी नहीं होगी, एसी कमरे की आवश्यकता नहीं है, एसी नहीं होगा शायद, बड़े आरसीसी बिल्डिंग शायद उसके पास नहीं होंगे, लेकिन गरीब है, लेकिन भीख मांगते हुए कभी नजर नहीं आएगा, है ना? हाँ जी। या झूठ नहीं बोलेगा। उनका जो लाइफ है कम्युनिटी लाइफ है। और जो वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं इंडियन वैल्यूज, वो उनके अंदर दिखाई देते हैं। जैसे हमारे दिल्ली के एक एडवोकेट है, वो और उनकी पत्नी ये दोनों हर साल 4-5 दिन के लिए वनवासी क्षेत्र में जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं, सिखाने के लिए नहीं जाते। तो पिछले साल वो गए थे झाबुआ में, मध्य प्रदेश के। तो झाबुआ में गए तो वहां पर जाने के बाद उन्होंने गांव वालों को पूछा कि आपके गांव में मंदिर है क्या? तो बोले मंदिर तो नहीं है। तो भगवान है क्या? भगवान है। कहाँ है? तो गांव के बाहर जो बनियन ट्री है उसके नीचे हमारा भगवान है, तो दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। बहुत अच्छा, क्यों नहीं करेंगे, चलो। गांव में पुजारी है, आप पुजारी भी है, तो पुजारी को बुलाओ। तो पुजारी को भी लिया, गांव के लोग और वकील साहब गए दर्शन करने के लिए। लोगों को भी बड़ा आनंद हुआ कि दिल्ली का कोई व्यक्ति हमारे गांव में हमारे भगवान का दर्शन करने को जा रहा है। फिर वो गए, वहां जो पेड़ के नीचे जो भगवान था उसका दर्शन किया, पूजा की, प्रसाद दिया, दक्षिणा दिया। तो ये सारा होने के बाद एडवोकेट ने गांव के लोगों को पूछा कि आप इस भगवान की पूजा कब करते हैं? तो गांव के लोगों ने बताया साल में 3 बार करते हैं हम लोग, 3 टाइम्स करते हैं। तो भगवान की प्रार्थना करते हैं? हाँ बोले, प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना में क्या मांगते हैं? तो गांव के लोग बोले, प्रश्न समझ में नहीं आया हमको। नहीं, मैंने भगवान क्या दो ऐसा कहते हैं आप लोग? तो गांव के लोगों ने सोचा और बोले, हम यही मांगते हैं कि बारिश समय पर हो जाए, सूर्य का प्रकाश ठीक से पड़े, नदियां शांति से बहे, प्रकृति शांत रहे, यही तो कहते हैं। सब कुछ समाज कल्याण का और विश्व कल्याण की बात है। तो उन्होंने बोला, आप पैसा, नौकरी, प्रमोशन नहीं मांगते हैं? नहीं, उसे भगवान क्या करेगा, इसमें तो हमको करना है ना, बोले। तो वो वकील साहब ने बताया कि पहली बार रियलाइज हुआ कि सेल्फलेस डिवोशन क्या होता है, निस्वार्थ भक्ति क्या है, ये लोग जानते हैं। हम शहर के लोग चार्टर ऑफ डिमांड लेके जाते हैं, भगवान ये होगा तो तुमको ये चढ़ाऊंगा, ये होगा तो ये चढ़ाऊंगा, तो इट हैज बिकम ए बिजनेस। तो गांव के लोग भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान से भी अपेक्षा नहीं करते हैं। शबरी के पास भगवान राम गए, शबरी ने कुछ मांगा नहीं उसके पास। तो ये जो वैल्यूज है, इंडियन वैल्यूज है, ये आज भी दिखने को मिलते हैं इस जनजाति समाज को, जिसको हम पिछड़ा कहते हैं। और इसी समाज ने देश के धर्म संस्कृति के लिए बड़ा संघर्ष भी किया है। आप महाभारत काल में जाएंगे तो घटोत्कच भी जनजाति समाज का था, हिडिंबा का बेटा। उनका पुत्र बार्बरिक, वो भी उसी समाज का था। या एकलव्य, वो भी उसी जनजाति के क्षेत्र से आते थे। हालांकि उस समय ऐसा भेद नहीं था, सब समाज एक रस था, समरस था। तब से लेकर फिर मुगलों के साथ संघर्ष करने में
रानी दुर्गावती आगे रही होगी, और ब्रिटिशों के साथ संघर्ष करने में भगवान बिरसा मुंडा आगे रहे होंगे, तिलका मांझी रहे होंगे, या हमारे इस तेलंगाना में रामजी गोंड वो शहीद हुए। तो ऐसे कई लोग शहीद हुए देश के बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए। भारत के इतिहास में दो प्रकार के संघर्ष है। एक है शहरों वाला, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदन लाल धिंगरा, ये शहर के लोगों ने लड़ाई किया। वो अकेले आदमी या 3-4 लोग मिलकर बंदूक चलाई, किसी को उन्होंने मार दिया ब्रिटिश को, ये फांसी पर चले गए, लोग देखते रह गए, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। जनजातीय क्षेत्र में बिरसा मुंडा का नाम जानते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा के साथ सैकड़ों लोग शहीद हुए जिनके नाम ही हम नहीं जानते। इसी आदिलाबाद के निर्मल के पास रामजी गोंड को पकड़ा, उसको पेड़ पर फांसी लटकाया, उसके साथ हजारों लोगों को फांसी पर लटकाया। पेड़ आज भी देख सकते हैं हम जाकर, उनके नाम हम नहीं जानते हैं। तो जनजाति वीर योद्धा, महिला हो या पुरुष हो, कभी भी अकेले नहीं लड़े, पूरा समाज उसके साथ टूट पड़ा। ये भारत का दूसरा इतिहास का स्वर्णिम पन्ना है। तो इस कारण ऐसा जो समाज है, इसके प्रति ऋण रहना ये हमारा दायित्व बनता है। ब्रिटिशों ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको बदनाम करने का प्रयास किया। इसलिए 1871 में जब पहला सेंसस हुआ भारत में, उसमें इस ट्राइबल कम्युनिटी को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंदर लाया, यानी ऑल ट्राइबल्स आर क्रिमिनल्स ये घोषित कर दिया। बहुत अन्याय है। तो ऐसा अन्याय शायद भी कोई देश में होगा कि जन्म लेने वाला बच्चा ही अपराधी है, कभी अपराध किया ही नहीं हो, जो निरपराध भगवान का स्वरूप हो वो अपराधी मानना, इसके ऐसा पाप कभी नहीं हो सकता। और फिर ऐसा समाज हमने भी मान दिया, शहर के लोगों ने, ये तो क्रिमिनल्स है, ये तो असभ्य है, ये तो पिछड़े हुए, गरीब है, तो निगेटिव इमेज हमारे मन में बना दी। उसी को देखकर हॉलीवुड की फिल्म से बॉलीवुड फिल्में बनी, और उसमें भी ऐसा ही दिखाया गया, पिक्चर पेंट किया गया। सो दिस इज इमेज इज निगेटिव, वेयर एज रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। तो ऐसा जो समाज है, ये कल्याणाश्रम का हमारा अप्रोच है कि जनजाति समाज ये देश का एक सभ्य समाज है। आपने वनवासी क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया है। आपकी दृष्टि में एक आदर्श वनवासी ग्राम कैसा होता है? ऐसा है कि वनवासी गांव की रचना आप देखेंगे ना, तो गांव में सभी घर जो होते हैं वो एक ही प्रकार के मिलेंगे। माने एक 4 स्टोरीड बिल्डिंग और दूसरा झोपड़ी, ऐसा नहीं मिलेगा। दे इक्वली ग्रो। क्यों? ऐसे एक गांव में हमारे कार्यकर्ता गए थे, तो उन्होंने देखा कि घर तो है लेकिन फेंसिंग किधर भी नहीं है। आज भी देखेंगे कई जगह फेंसिंग नहीं होता है हमारे गांव, जनजाति गांव में। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई फेंसिंग क्यों नहीं है? तो गांव वाले बोले फेंसिंग क्यों चाहिए? नहीं, बोले आपकी जमीन कितनी, बगल वाले की जमीन कितनी, ये कैसा पता चलेगा आपको? तो बोले जमीन तो मेरी है ही नहीं। तो किसकी है? नहीं, जमीन गांव की है, समाज की है, सोसाइटी की जमीन है, मेरी जमीन नहीं। तो जितना मुझे चाहिए उतना गांव ने मुझे दिया है, बगल वाले को, जो नेबर को चाहिए जितना उसको उनको दिया है। झगड़ा है कहाँ? और फिर भी कुछ एंक्रोचमेंट हो ही जाएगी तो गांव की पंचायत बैठ के गांव पे फैसला करेंगे, कोर्ट पे काहे के लिए जाना है हमको? तो रिसोर्सेस समाज के होते हैं। शहरों में इंडिविजुअल रिसोर्सेस एक कंसेप्ट भारत में है ही नहीं, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है रिसोर्सेस, इंडिविजुअल रिसोर्सेस की। तो इस कारण गांव, वनवासी गांव इस प्रकार के होते हैं। वहां सारी सिस्टम जो है वो नियमों के आधार पर, नियम सब लोग पालन करते हैं। और इस कारण किसी आपदा आ गई, मान लो आप सुनते होंगे कि जंगल फायर होती है ना, कभी कभी लग जाती है। हाँ, तो गांव में आती है फायर, किसी का घर जल गया तो गांव के लोग क्या करते हैं, उसको बुझा देते हैं और गांव में जंगल में जाकर लकड़ी लाते हैं, बांबू लाते हैं, घर के लोग मदद करते हैं, घर बना देते हैं, राशन भर देते हैं। कोई भी एप्लीकेशन लेकर एमएलए के पास, एमपी के पास, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास नहीं जाता है। क्यों? आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत देखना है तो वनवासी गांव में जाना पड़ेगा।
इसलिए कल्याण आश्रम में हमें गीत गाते हैं, भारत बसता है गाँवों में, चले आज हम गाँव। तो सही भारत देखना है तो गांव में जाना पड़ेगा, बाकी इंडिया तो देख ही रहे हैं। जनजातीय समाज में इतने उच्च मूल्य समाहित है, फिर भी आज उस समाज की वर्तमान स्थिति क्या है? कृपया हमें विस्तार से समझाइए। आज का स्थिति भी ऐसा है, जैसा मैंने बताया कि हमने शहर के लोगों ने मान लिया कि पिछड़ा है, तो जो भी शहर से जा रहा है ना, वो सिखाने को मोड़ में जा रहा है, सेवा करने के लिए जाता है, वो भी सिखाने के लिए जाता है उनको। और इस कारण वो सुनते सुनते गांव वालों को लगता है कि हम भी पिछड़े हैं, जबकि पिछड़े नहीं है वो। और फिर उसके मन में ये भाव हमने भर दिया, तुमको डेवलप होना है तो अर्बनाइज होना पड़ेगा, शहर जैसा बनना पड़ेगा, तुमको इंग्लिश बोलने को आना पड़ेगा। तो इस कारण मॉडर्नाइजेशन को वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन समझा, और इस कारण हमारे जो चीजें हैं हमको वो बैकवर्ड लगने लगी। ये भाव उनके मन में आ गया, लेकिन अभी वो भाव दूर होना शुरू तो हुआ है, नहीं ऐसी बात नहीं। तो इस कारण गांव में ये अभी भी जो है संभ्रम में है कि अब एडवांस है ना पिछड़े हो गए। तो इस कारण ये थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अभी धीरे धीरे गांव का स्वरूप भी बदल। गांव में भी पहले पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अभी पढ़ाई लिखाई होना शुरू हो गया। अभी गांव के लोग भी डॉक्टर इंजीनियर बनना शुरू हो गए, वो भी शहरों में आने लगे। पहले कम्युनिकेशन नहीं होता था, इसलिए एम्बिशन भी नहीं थी गांव के युवकों को, बस अपनी खेती करना है ना, थोड़ा बहुत पढ़ा के तो टीचर बनना, इसके आगे कुछ एम्बिशन ही नहीं थी। अभी जो इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, सारा डेवलपमेंट हो गया, तो वो तो एम्बिशन आना खराब चीज नहीं, अच्छी बात है, एम्बिशन आना भी चाहिए, और एम्बिशन के अनुसार उनको डेवलप करना भी चाहिए। तो आज का युवक एम्बिशन है उसको, एस्पिरेशंस भी है उसको, हाँ, लेकिन क्या है कि उसको डेवलप होने का थोड़ा टाइम देना तो पड़ेगा। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि सभी लोगों को एक ही पैरामीटर पर नापते हैं हम लोग, जिसका मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस अच्छा होगा वही अच्छा लड़का है, लेकिन मैथ्स में फेल होता है लेकिन आर्चरी में अच्छा है, उसका क्या करोगे? तो उसके वो टैलेंट है, तो ओलंपिक में मेडल वही लाता है, मैथ्स में टॉपर हुए ओलंपिक में मेडल नहीं लाता है। तो हर समाज की एक कुछ एक्सपर्टाइज होती है, उसको हम कैसा डेवलप कर सकते हैं, इसको भी सोचना पड़ेगा। इसलिए ये जो एकेडमिक पैरामीटर आर द ओनली पैरामीटर्स, ये भी कंसेप्ट गलत है, समझने लगता है। इस दृष्टि से हम उसको ग्रूमिंग करेंगे तो आज कभी कभी लोग गलती से बोलते हैं, अभी बोलना कम हो गया, कि दीज आर बर्डन, ट्राइबल पीपल आर बर्डन, दे आर नॉट बर्डन, दे आर एसेट फॉर अस, ये समझ लीजिए। तो ये सारा अप्रोच हमारा कल्याण आश्रम कैसा लगता है। वनवासी कल्याण आश्रम जनजातीय समाज के लिए कई सेवा कार्य कर रहा है। मेरा संदेह यह है कि जिस समाज में स्वाभाविक रूप से आपसी सहयोग, दान, धर्म और प्रकृति संरक्षण जैसे संस्कार पहले से मौजूद है, उस जनजातीय समाज को आज वनवासी कल्याण आश्रम से किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? ऐसा है कि कल्याण आश्रम का जो सेवा है ना, हम सेवा करते हैं, माने बेसिकली शिक्षा क्षेत्र में हम काम करते हैं। तो आज से 25, 30, 40 साल पहले जहां प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं था, वहां प्राइमरी एजुकेशन से हमने शुरू किया था। और उस समय तो ऐसा था कि हमारे स्कूल पर चलते थे, लेकिन बच्चे आज स्कूल में आए, कल नहीं आए, छुट्टी हो गई तो घर में गए, स्कूल रीओपन हो गए तो आते ही नहीं थे। तो टीचर बच्चों को जाकर बोलते थे, अरे स्कूल खुल गया, अब क्यों नहीं आए? तो बच्चे हंसते हंसते बोलते थे, बुलाने के लिए कहाँ है, बुलाने के लिए तो आएंगे हम लोग। माने स्कूल में पढ़ना ये बच्चों की आवश्यकता नहीं थी, कल्याण आश्रम की आवश्यकता थी। ऐसी एक स्थिति थी, एक जमाना था। अब वो जमाना बदल गया, अभी राइट एज में बच्चे स्कूल में आने लगे, पढ़ाई करने लगे, और गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी अच्छी होगी, उसमें कोई हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसकर अभी पढ़कर आगे जाने लगे। तो इसलिए कल्याण आश्रम जो है, हमारे फॉर्मल स्कूल से इनफॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स भी हमारे जगह जगह चलते हैं। लगभग 1,20,000 बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं देश भर में। अब हमने आगे शुरू किया कि उसको एस्पिरेशन है, उसको चाहता है मैं मेडिकल में जाऊं,
मैं एनआईटी में जाऊँ, मैं आईआईटी में जाऊँ। तो हम ऐसे बच्चों के लिए भी हम कोचिंग की व्यवस्था करते हैं, फ्री कोचिंग की। तो आज मेडिकल में जाना शुरू हो गया, एनआईटी में जाना शुरू हो गया, कुछ बच्चे आईआईटी में जाना शुरू हो गया। कोई छोटी छोटी सरकारी एग्जाम्स होते हैं नौकरी के लिए, टीचर है, बैंकिंग है, रेवेन्यू की है, या स्टेट सर्विस कमीशन की परीक्षा होती है, उसमें भी कोचिंग करके लोग, हमारे बच्चे अभी क्रैक करके उसको आगे जाने लगे। तो इस प्रकार के एस्पिरेशंस उनको भी होते हैं, तो उसके लिए हम सपोर्ट करके उसको आगे लेके जाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा क्षेत्र में चलता है, इसी प्रकार हेल्थ केयर में भी चलता है हमारा, और ग्राम विकास का भी हमारा एक बड़ा काम चलता है। तो ऐसा हमारा सारा काम चलता है। और हॉस्टल्स एकदम सुदूर क्षेत्र में आज भी स्कूल नहीं है, तो शहरों में आकर या पढ़ाते हैं, तो उनके लिए हम पढ़ाते हैं। अतुल जी, आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक और वनवासियों को हिंदू समाज से अलग करने के प्रयास तेज हो गए हैं। ऐसी स्थिति में वनवासियों के साथ साथ उनके धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कल्याण आश्रम क्या कदम उठा रहा है और इसमें शेष हिंदू समाज का क्या कर्तव्य है? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। एक ऐसा है कि जनजाति समाज, ये भारतीय समाज का बोलो या हिंदू समाज का अभिन्न अंग मान के चलना पड़ेगा। जिन्होंने हमारा धर्म रक्षा किया, वो समाज हमारे धर्म से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन दो प्रकार के विचार, एक भारतीय विचार है, एक पाश्चात्य विचार है। हाँ जी। तो जो जिनको सेमेटिक रिलीजन कहते हैं, तो उनकी ऐसी मान्यता है कि कोई धर्म होगा तो उसकी धार्मिक किताब होनी ही चाहिए, और वो एक ही किताब होनी चाहिए, दो चार किताबें नहीं हो सकती। तो एक किताब, भगवान के नाम पर एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। तो वो विचार। तीसरा, एक ही पद्धति से आपको उसको प्रेयर कर सकते हैं, तभी वो हो सकता है, वो प्रसन्न हो सकता है। चौथी, वो पूजा करने का स्थान भी वही होगा जो वो प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये कोई भी, और उसका संस्थापक कोई होता है, फाउंडर होता है। वो कब फाउंडेशन, उसका वो डेट या ईयर भी पक्का है। ये सेमेटिक रिलीजन हो गया। लेकिन भारतीय काल देखेंगे तो भारत का हिंदू धर्म कब शुरू हुआ? जब से पृथ्वी शुरू हुई, मानव भारत इस जमीन पर पांव रखा, हाँ जी। तब से हमारा धर्म शुरू हो गया, सब मानते हैं। और ये कोई एक किताब से बंधा हुआ भी नहीं है, एक भगवान से भी बंधा हुआ नहीं है, एक पूजा स्थान से भी बंधा हुआ नहीं है। तो इस कारण इसको समझने में पाश्चात्य लोगों को प्रॉब्लम होता है। वो उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं उसमें। दैट इज देयर प्रॉब्लम। लेकिन इसलिए वो कहते हैं कि देखो, हमारा एक भगवान, आपका एक भगवान का, आप तो बहुत सारे भगवान है, हमारे पास यही भगवान का धर्म ग्रंथ है, आपका कौन सा धर्म ग्रंथ है, ऐसा पूछते हैं। अब हमारा जो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो तुरंत जवाब नहीं दे सकता है, और इस कारण कभी उनके चक्कर में फंस भी जाता है। और भारत की जो कुछ सामाजिक व्यवस्था है, तो जैसा मैंने बताया कि जनजाति समाज दूर जंगलों में रहता था, तो स्वाभाविक विकास में थोड़ा पीछे हो गया। तो ऐसे क्षेत्र में ही विधर्मी लोग, ईसाई मिशनरी लोगों ने जाकर सेवा का काम किया। तो बोलते देखो, हम तो इतना दूर से आपकी सेवा किया, भारत के लोगों ने कुछ किया ही नहीं। अभी जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे थे, तो सेवा कौन करेगा? हम खुद ही पराधीन है, और इस कारण उसके यहाँ पहुंचने के लिए हमको देरी होगी। लेकिन जैसा ही 1947 में देश स्वतंत्र हो गया, तो उस तक बाद में ठक्कर बापा ने काम शुरू किया था आदिम जाति सेवक संघ के रूप में। कल्याण आश्रम का काम 1952 से शुरू हो गया, तो हमने भी धीरे से काम शुरू कर दिया। तो स्वतंत्र होते ही हमारी प्रायोरिटी ये रही। और इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के जो जिन्होंने बनाया, इसे प्रमुख व्यक्ति जो है आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने भी एससी और एसटी समाज का विशेष स्टेटस दिया उनको। आर्टिकल 341 ये एससी के लिए स्टेटस देता है, आर्टिकल 342 ये एसटी को स्टेटस देता है, और उसके लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी है। एजुकेशन में रिजर्वेशन है, या जॉब्स में रिजर्वेशन है, प्रमोशन में रिजर्वेशन है, या असेंबली में, पार्लियामेंट में चुनाव लड़ने के लिए उनके लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज अलग किया है। तो उसका विकास का रास्ता खोल दिया उन्होंने, और इस प्रकार ये किया है। तो ये किया,
लेकिन उस चक्कर में फंस गए कि देखो आपका विकास नहीं हुआ, इसलिए आप हमारे पास आएंगे तो आपका विकास होगा, आप हमारे पास आएंगे तो आपको धर्म ग्रंथ मिलेगा। ऐसा करके उस चक्कर में उनका धर्मांतरण का प्रयास किया। कल्याण आश्रम जो है, नाम आश्रम बोलने के बाद लोगों को लगता है कि कोई इसका कोई भगवान, उसका कोई महाराज होगा या कोई गुरु होगा, तो हमारा ये आश्रम ऐसा नहीं है। कल्याण आश्रम की भूमिका यह है कि जनजाति समाज का जो पारंपरिक धर्म है उसको मजबूत करना, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस फेथ ऑफ एवरी ट्राइब, ये हमारा मोटो है। इसलिए हम किसी को, जैसा मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं मान लो नागालैंड में काम करता था तो मैं गणेश जी की पूजा करता था, लेकिन मैं तो नागालैंड में जाकर गणेश जी की पूजा नहीं सिखाया। वहां अंगामी नाम की एक ट्राइब है, तो अंगामी ट्राइब के लोगों को ऊके पेनुफू को रूप में भगवान की पूजा करते हैं। अभी ऊके पेनुफू नाम का भगवान आप नाम जानते भी नहीं होंगे, नाम हम अयप्पा का नाम जाना होगा, लेकिन वहां के ऊके पेनुफू का नाम को भी जाना नहीं होगा। उनका फेस्टिवल जो होता है सेक्रेनी नाम की पूजा होती है, जो फसल आने के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए, हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसको बोलते हैं, वो उनका होता है। अब मैं जब वहां था तो मैं वही उसकी प्रेयर करता था, ऊके पेनुफू की प्रेयर करता था। या रानी गैदिलू का शायद आपने नाम सुना होगा, नागा रानी गैदिलू, उन्होंने भी नागा धर्म के लिए हराका नाम का एक पंथ बनाया। तो उनके मंदिर है जिसको किलुंकाई कहते हैं, और उनके भगवान को तिंकाऊ कहते हैं। तो तिंकाऊ की पूजा के प्रार्थना में मैं भी जाता था। तो क्यों? क्योंकि हम सब जगह भगवान देख सकते हैं। सेमेटिक रिलीजन सब जगह भगवान नहीं देख सकते, वो केवल अपनी जगह पर ही भगवान देख सकते हैं। तो इसलिए जहां जहां कल्याण आश्रम गया हो, या गोंड समाज होगा तो गोंड समाज के जो पारंपरिक रीति नियम है उसको ही प्रमोट करने के लिए काम करता है। इसलिए कल्याण आश्रम कन्वर्जन नहीं करता है, तो कल्याण आश्रम प्रोटेक्शन करता है। ये बेसिक डिफरेंस हमारा है। और हर ट्राइब का जो उनके फोर फादर्स का रिलीजन है उसका हम सम्मान करते हैं। कभी कभी लगता है कि ये तो चीज हिंदू में नहीं है, उसमें है। ऐसा कई लोग बोलते हैं कि देखो हिंदू लोग तो आदमी मरने के बाद जलाते, दहन करते हैं, तो कोई जगह दफनाते हैं। इट्स मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। वो करने दीजिए उनको। हम कोई खान पान की पद्धति अलग हो सकती है, वो उनके पास रहेगी, हम थोड़ी कुछ उसके लिए बदल सकते, बदल नहीं सकते, हमारा आग्रह भी नहीं है। हाँ, लेकिन उनके जो पूर्वज है, उनके जो, जैसा मैंने बताया कि महापुरुष है जिन्होंने धर्म के लिए काम किया, तो उनको हम जरूर नेशनल हीरो मानते हैं। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा ये केवल और मुंडा लोगों का नहीं है, पूरे भारतवर्ष का हीरो है हमारा। हाँ जी, ऐसा हम मानते हैं। वर्तमान में जनजाति सुरक्षा मंच संस्था डीलिस्टिंग की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। वास्तव में ये डीलिस्टिंग है क्या? ऐसा है कि डीलिस्टिंग की मांग ये सुरक्षा मंच की नहीं है, सुरक्षा मंच ने हाथ में लिया है। हाँ, डीलिस्टिंग की मांग किया था कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद और मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी के मिनिस्ट्री में। उनका नाम था कार्तिक उरांव बाबू, कार्तिक उरांव बाबू थे। वो उस समय के बिहार था, अभी का झारखंड हो गया, तो वहां से चुन के आते थे। वो स्वयं जनजाति थे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट थे। वो इंजीनियरिंग करने के बाद वो विदेश में इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड में इंजीनियरिंग किया उन्होंने, और वहां के कंपनी में काम करते हुए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने में उन्होंने काम किया। तो नेहरू जी को लगा इतना प्रतिभावान इंजीनियर उधर काम क्यों करेगा, हमारे देश के लिए काम करना चाहिए। इसलिए उनको सम्मान उनको यहाँ बुलाया, और यहाँ उन्होंने झारखंड में भी काम शुरू किया एज एन इंजीनियर। बाद में पॉलिटिक्स में आए वो, और फिर राजनीति में आ गए, फिर चुनाव जीत गए। तो 1968 में उन्होंने 67 में उन्होंने पार्लियामेंट में एक इशू उठाया, क्योंकि जैसा बताया कि आर्टिकल 341 ये शेड्यूल्ड कास्ट को प्रोविजन देता है, स्टेटस देता है। तो शेड्यूल्ड का बाद में उसमें अमेंडमेंट करते हुए शेड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति यदि कोई क्रिश्चियन या मुस्लिम होता है तो उसको शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस नहीं मिलता है। तो शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस नहीं मिलेगा तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत के हिंदू समाज में जाति व्यवस्था जो है ये हिंदू धर्म में ही है, क्रिश्चियनों में नहीं है, मुसलमानों में नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन वहां नहीं है, तो वो तो इक्वल स्टेटस पर आ गया। तो
और इस कारण उनको वो प्रोविजन थी। लेकिन ये प्रोविजन शेड्यूल ट्राइब में नहीं है। 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रोविजन दिया जाता है, तो उसमें धर्म बदलने के बारे में कुछ लिखा नहीं था। लेकिन कार्तिक बाबू ने अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि 80% जो अपने धर्म को मानने वाले, स्वधर्म मानने वाले हिंदू लोग जो है, वनवासी हिंदू है, वो 20% बेनिफिट ले रहे हैं और 15 to 20% जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन ट्राइबल्स है वो 80% बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये जो इनजस्टिस हो रहा है, ये जो डिस्पैरिटी है, उसको हटाना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव लाया कि जो अपने परंपरा, आस्था, पूर्वजों के नियम है, इनको मानता है, उनको ही आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जो धर्मांतर किया उसको नहीं मिलना चाहिए। तो उसके ऊपर फिर उस समय पार्लियामेंट ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2 years 68 to 70 पूरे देश भर में प्रवास करते हुए और अलग अलग मीटिंग करते हुए 70 में दे कम टू कंक्लूजन कि दिस इज ए जस्टिफाइड डिमांड, ये होना चाहिए। और उस समय कार्तिक बाबू के पास 348 एमपीज के सिग्नेचर्स थे सपोर्ट में, तो मेजोरिटी उनके हाथ में थी। कांग्रेस तो रूलिंग ही कर रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी को ध्यान में आया कि हो सकता है, लेकिन कुछ विदेशी प्रेशर बोलिए या क्रिश्चियन लॉबी का प्रेशर के कारण इंदिरा गांधी ने वो हिम्मत नहीं की और इसलिए वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। तब से लेकर ये इशू अब तक पेंडिंग है। तो 55 years हो चुके हैं इस इशू को। तो जनजाति सुरक्षा मंच नाम का एक भारत के अलग अलग जनजाति लोगों ने मिलकर, लीडर्स ने मिलकर 2006 में एक सुरक्षा मंच का गठन किया और फिर 2009 में इन्होंने 28 lakhs ट्राइबल वोटर्स के सिग्नेचर लिए इस डिमांड को सपोर्ट करने के लिए। और उस समय के राष्ट्रपति थी डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उनको हमने अपने सुरक्षा मंच ने मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम देने के बाद उनको भी मालूम नहीं था कि इस प्रकार का एक अन्याय हो रहा है करके। तो शी वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज। तो उन्होंने बताया कि होना चाहिए, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने एक्सेप्ट किया, दैट्स ऑल। बाकी पॉलिटिकल डिसीजन था ये, तो वो हुआ नहीं और तब पेंडिंग रहा। फिर भी सुरक्षा मंच अलग अलग अभियान करता रहा। फिर पिछले 4-5 वर्षों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर बड़ी बड़ी रैलीज सुरक्षा मंच के द्वारा बैनर पर ये वहां की गई, जिसमें यहाँ हमारे तेलंगाना में भी आदिलाबाद में रैली हुई थी। नियर अबाउट 20,000 ट्राइबल्स यहाँ एकत्रित हुए थे। शायद तेलंगाना में पहली बार इतनी बड़ी जनजाति की रैली हो गई होगी। ऐसा सभी जगह देश में 22 स्टेट्स में रैलीज हुई है। तो ऐसा करके और फिर एक डिमांड हो गई, निर्माण हो गई उसकी, कि जो एक प्रकार डेड इशू था वो इशू लाइव हो गया। और लोगों का कहना है कि ये होना चाहिए क्योंकि हमारा धर्म संस्कृति बचना ये भारत के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार का डिमांड होकर इस सुरक्षा मंच इसके लिए संघर्ष कर रहा है और 450 एमपीज को 1-to-1 मिलना हुआ। मोस्ट ऑफ देम आर एग्रीड विद दिस हमारी डिमांड। ऐसा एक डिमांड लेकर ये सुरक्षा मंच काम कर रहा है। मई के महीने में दिल्ली में बड़े स्तर पर डीलिस्टिंग रैली होने जा रही है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। तो ऐसा कि रैली अब तक सारे स्टेट में हुई, लेकिन दिल्ली तक ये आवाज अब तक पहुंची नहीं है। और दिल्ली का मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया कह सकते हैं, नेशनल मीडिया कह सकते हैं। तो इस कारण सुरक्षा मंच के जितने सारे ट्राइबल लीडर्स हैं उनकी मीटिंग रायपुर में हुई थी और बाद में उसके बाद छत्तीसगढ़ में और एक जगह पर हुई थी। फिर अलग अलग स्टेट में रैली करने के बाद ये सारे जनजाति लीडर्स ने सोचा कि ये आवाज दिल्ली तक गूंजनी चाहिए। और लकीली अब इससे पहले पिछले 2-3 वर्षों में पार्लियामेंट में भी कई बार इसके डिस्कशन में क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि सरकार ने क्लियर नहीं किया इस बात पर, लेकिन ये कभी विषय सामने आ जाएगा तो सरकार भी सोच सकती है। तो इसलिए जनजाति समाज के जितने सारे लोग हैं और लीडर्स हैं उनको लगता है कि इतना मजबूत सरकार भारत को बहुत वर्ष के बाद मिला है कि जो ऐसे डिसीजन कर सकता है, जो अन्याय को दूर करके न्याय देने का बड़ा काम कर सकता है। जैसा कश्मीर के बारे में किया, राम मंदिर के बारे में किया, उन्होंने ट्रिपल तलाक के बारे में किया है।
तो ऐसे संवेदनशीलता आज के देश के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये काम कर रहा है, तो उनके सामने ये डिमांड जानी चाहिए। अब तक उनके सामने प्रत्यक्ष डिमांड कभी गई नहीं है, और इसलिए एक प्रयास ये होगा कि ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, ये जनजाति समाज की अभिव्यक्ति होगी, जो केवल हमारी इतनी, ये लोगों की डिमांड इतनी है कि जो अपने परंपरा आस्था को मानता है, जो अपने धर्म संस्कृति को मानता है, आरक्षण उनको मिलना चाहिए। अभी जो नहीं मान रहे उनके लिए क्या करना वो सरकार तय करेगा, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो ये समाज को मिले जो अपने आस्था परंपरा को मानता है, जो भारतीयता को मानता है। तो इस प्रकार की डिमांड लेकर ये चलो दिल्ली रैली है, और इस से सभी जगह काफी स्वागत हो रहा है और काफी बड़ी संख्या में लोग जाने वाले हैं। अतुल जी, वनवासी क्षेत्रों में अपने व्यापक दौरों और अनुभवों से जुड़ी कोई ऐसी अविस्मरणीय घटना हमारे साथ साझा करें जो आपके हृदय के करीब हो। मैं जब नागालैंड में काम कर रहा था, तो हम लोग गांव-गांव घूमते थे, और जैसा मैंने बताया कि रानी गाइदिन्यू ने हराक्का पंथ का शुरुआत किया, तो वहाँ ये हराक्का समाज के लोग अपने धर्म प्रचार के लिए गांव-गांव जाते रहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रीचिंग प्रोग्राम कहते हैं। तो वैसा धर्म प्रचार यात्रा उनकी रहती, तो मुझे भी उसमें सम्मिलित होने का ये मौका मिला वहां पर। तो मौका मिला तो मैं उनके साथ जाता था, और उस समय रास्ते थे ही नहीं, पैदल पैदल जाना। तो एक दिन में एक गांव में पहुंचते थे, सवेरे निकलना, शाम तक पहुंचते थे, 7-8 घंटे पैदल चलना पड़ता था। तो ऐसा करते करते एक मगुलोंग नाम का गांव है जो नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर आता है। इस मगुलोंग गांव में गए थे, तो वहां पर गए, फिर गांव के सभी लोगों की मीटिंग हुई, हमारा उनकी प्रेयर होती है वो होगी, फिर रात में ठहरते थे, और सवेरे मॉर्निंग में उठ करके हम लोग हर परिवार में जाते थे लोगों को मिलने के लिए, कैसे है आप, ये पूछने के लिए, और कुछ नहीं। तो हम ऐसे गए थे वहां पर पूछने के लिए, तो देखा तो एक बुजुर्ग माँ उस एक गांव घर में थी, अकेली थी, उसी कोई लड़का बेटा कुछ नहीं था वहां पर। तो माता जी को मिले, तो माता जी ने अच्छा लगा, कैसी है क्या है, तो पता चला वो बीमार है और उसको फीवर है। तो ऐसी जगह जब जाते हैं तो हम कार्यकर्ता अपने साथ में मेडिसिन भी रखते हैं। तो मेरे साथ एक नागा कार्यकर्ता था जो उनकी भाषा जानता था, मैं तो उस समय नया था, इसलिए मुझे भाषा नहीं समझ सकी। तो कार्यकर्ता ने उसको एक पैरासीटामोल की स्ट्रिप उनके हाथ में थमा दी, ये दीदी दादी ये ले लीजिए। तो लेने के बाद फिर दादी माँ ने वो स्ट्रिप लिया, वो बोली 10 टैबलेट की आवश्यकता नहीं है, मुझे 4 टैबलेट्स पर्याप्त है मेरे बुखार ठीक होने के लिए। तो कार्यकर्ता ने बताया रहने दीजिए, बाद में कभी बुखार आएगा तो काम में आएगा। दादी माँ बोलती है नहीं नहीं नहीं, बचेगा तो दूसरे के काम में आएगा, और इसे 4 टैबलेट काट के रख दिया और 6 टैबलेट लौटा दिया, उसने वापस कर दिया। लेकिन बोलती है बेटा मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है। तो कार्यकर्ता ने बताया कि माता जी आपका पैसा नहीं चाहिए, हमको कोई बिजनेस करने के लिए आए नहीं है, आपका आशीर्वाद दीजिए बस। तो बोलते मैं फ्री में नहीं लूंगी, मैं फ्री में नहीं लूंगी कोई चीज। तो वो धीरे से अंदर माने उसी एक कोने में गई, और उसके पास 3 एग्स थे, अंडे, मुर्गी के अंडे होते ना, 3 पीस ऑफ एग्स उसके पास थे। वो उसने लाकर मेरे सहयोगी कार्यकर्ता के हाथ में रख दिए, मेरे पास इतना ही है। मैं देखता रह गया कि जिनको हम अनसिविलाइज कहते हैं, मेरे मन में प्रश्न आया कि हु इज सिविलाइज्ड। मुझे लगा किसको सिखाना चाहिए, मैंने सीखना है ना उसने सीखना है। कितना विशाल हृदय है। तो इस प्रकार की कई बातें जो है ना, जो हमको बाध्य करती है कि किसने किससे सीखना चाहिए, ऐसा लगता है। तो धन्यवाद जी, आपने वनवासी समाज की समस्याओं, उनके विरुद्ध हो रहे षड्यंत्रों और वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में हमें अत्यंत विस्तार से जानकारी दी। सादर आभार, नमस्कार। धन्यवाद जागृति को भी धन्यवाद, मौका देने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।